निश्चित रूप से आज के हालात में अच्छा, ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है हम्म, कि हुड्डा साहब का जो दौर कांग्रेस में था, हम्म, जो उनका एक युग था, हम्म, वो अब खत्म हो चुका है। हम्म, अब कांग्रेस कोई ना कोई नया अल्टरनेट, नया विकल्प ठीक है, क्या होगा हम्म, उस पर ही विचार विमर्श कर रही है। हम्म, ये कहते हैं ना कि हारी बाजी जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं जी, और जीती बाजी हारने वाले को भूपेंद्र कहते हैं। कहीं ना कहीं जी, ये डायलॉग आगे लोग सुनाएंगे। जी, जी, अब तो हालात और परिस्थितियां ये हैं हम्म, कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दम पर कुछ भी कर देते थे, हम्म, अब उनको नेता विपक्ष बनने के लिए भी पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है और उसके बावजूद नहीं बन पा रहे। जी, जी, सार्वजनिक रूप से भी आरोप लगाते रहते थे हम्म, कि दीपक बाबरिया जिस तरह से हुड्डा साहब उनको कहते हैं जी, वैसे ही करते हैं वैसे ही करते और हैं, इसीलिए इस कांग्रेस का सत्यानाश होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, वो एक प्रभारी के तरीके से एक न्यूट्रल होकर के काम नहीं कर रहे। ये आरोप उन पर लगातार लग रहे थे जी, और अब उदय भान जी क्या मनमानी कर रहे हैं। हाँ, जिन नेताओं की लिस्ट आई हम्म, ना उसमें कोई कुमारी शैलजा के खेमे का कोई आदमी, ठीक है, कोई उसमें न्यूट्रल तक भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, तमाम जो हैं वो हुड्डा साहब के खासम खास लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कांग्रेस पार्टी में हार के बाद जो घमासान मचा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बड़ी बात क्या हो गई, जिस दीपक सिंह बाबरिया को पिट्ठू बताया जा रहा था हुड्डा साहब का, उसी दीपक बाबरिया ने हुड्डा को उसकी औकात दिखा दी। उदय बान के और हुड्डा साहब ने जो प्रभारियों की लिस्ट बनाई थी, तुरंत प्रभाव से उस लिस्ट को रोक दिया और यह भी संकेत दे दिया कि हुड्डा साहब अब आपकी नहीं चलने वाली है। आप जो मनमानी करते थे उदय भान के जरिए वो अब नहीं होगा, क्योंकि प्रभारी मैं हूं और कहीं न कहीं हार का ठिकरा जब मेरे सिर पर फूट रहा है और जो कि हार के असली जिम्मेदार कोई और हैं, कारण अनेकों हैं, जो असली जिम्मेदार हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आइए खेल को खेल के तरीके से खेलते हैं। तो माजरा क्या है, ये सारी चीज हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, दिन प्रतिदिन कुमारी शैलजा की तरफ से ये आरोप लगाए जाते थे दीपक बाबरिया जी के कि वो तो जैसे हुड्डा साहब कहते वैसे ही करते, वो तो हुड्डा साहब के पिट्ठू हैं। लेकिन इतर यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला। जिस प्रकार से इन्होंने ये लिस्ट रोकी, आज तक तो किसी प्रभारी की हिम्मत नहीं हुई ऐसे हुड्डा साहब की लिस्ट को रोक दिया गया हो। देखो, निश्चित रूप से ना केवल कुमारी शैलजा बल्कि हरियाणा प्रदेश के बहुत से कांग्रेसी जी ये समय समय पर ऑफिशियल भी सार्वजनिक रूप से भी आरोप लगाते रहते थे कि दीपक बाबरिया जिस तरह से हुड्डा साहब उनको कहते हैं वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते और इसीलिए इस कांग्रेस का सत्यानाश होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। वो एक प्रभारी के तरीके से एक न्यूट्रल होकर के काम नहीं कर रहे। ये आरोप उन पर लगातार लग रहे थे जी। और जब विधानसभा के चुनाव में टिकटों का आवंटन हुआ और जिस तरह से टिकटें बटी, इसके बाद ये आरोप और ज्यादा लगने शुरू हो गए कि दीपक बाबरिया ने तो आंखें मीच ली। हाँ। और जैसे जिन जिन के नाम हुड्डा साहब ने चाहे उनको उन्होंने टिकट दिलवाई, जिनकी टिकट कटवानी थी उनकी टिकट कटवाई, दो तीन बार के हारे हुए लोगों को टिकटें दिलाई। हाँ। बिल्कुल डम्मी प्रत्याशी भी जिनको चाहा हुड्डा साहब ने, उनको वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे। और दीपक बाबरिया जी को सांप सूंघ गया, वो कुछ नहीं बोले। बिल्कुल। अब जब 8 तारीख को परिणाम आया और हुड्डा साहब ने जिन लोगों को टिकटें दिलाई उनमें से ज्यादातर चुनाव हार गए। बिल्कुल। उसके बाद असली कहानी का ट्विस्ट आया और हार की जिम्मेदारी कौन ले। दीपक बाबरिया ने, चूंकि उनकी कोई, मैं ये नहीं समझता कि उनका कोई बहुत बड़ा रोल था टिकटों में, बिल्कुल, बल्कि उनका रोल 0 था, क्योंकि वो तो रो पड़े थे जब उनकी नहीं चली और उसके बाद स्वास्थ्य कारणों से वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और एक और अगर उस दौरान के भी बयान हम देखें बाबरिया जी के, निरंतर इस प्रकार के बयान आते कि जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। देखो, निश्चित रूप से वो बार बार कह रहे थे, लेकिन उनकी हुड्डा साहब और उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं चलने दी और उसका हसर तभी आंसू निकले।
बिल्कुल उनके आंसू निकले और उनका हश्र ये रहा कि कांग्रेस तीसरी बार हार गई और इस बार तो जीती जाती बाजी को हार गई। जो ये कहते हैं ना कि हारी बाजी जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं जी। और जीती बाजी हारने वाले को भूपेंद्र कहते हैं। कहीं ना कहीं ये डायलॉग आगे लोग सुनाएंगे। जी जी जी। अब जो अगली बात है, हाँ, उसके बाद बाबरिया साहब ने हार की जिम्मेदारी ली जी, और कोई नेता नहीं बोला। हाँ, फिर इस कहानी में असली जो रोचक जब कहानी बनी वो ये बनी कि उदय भानजी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो खुद लगातार दूसरी बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए, जी, वो जिम्मेदारी लेना तो दूर हार गई, उन्होंने एक बड़ी बात कही जी, कि प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी का संगठन नहीं बनने दिया। उन्होंने संगठन में बनाना चाहता था, लेकिन मैंने जो भी लिस्टें उनको दी उन्होंने उसको आउट ही नहीं होने दिया। अब दीपक बाबरिया ने उनको ये औकात दिखा दी जी कि अब तक तो मैंने कोई लिस्ट नहीं रोकी थी, अब तक तो आपने कोई लिस्ट भेजी या नहीं भेजी उसका तो कोई प्रमाण है नहीं। बिल्कुल सही। अगर भेजते तो मैं क्यों रोकता, ठीक बात। लेकिन अब जो आपने ये बात कही, अब आप लिस्ट जारी करो, और अब उसने वीटो कर दिया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा प्रदेश का प्रभारी है। बिल्कुल सही कहा। और उसका परिणाम ये रहा कि औंधे मुंह की खानी पड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भानजी को, जिन्होंने अपने जो है, एक बात बड़ी गजब है पुनिया साहब, ये तो सोच नहीं रहे कि हारे कैसे, इस कारण हमारी हार हुई। ठीक है। दूसरा, प्रभारी लगा करके ये सोच रहे हैं कि हमारी कांग्रेस तो मुट्ठी में है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम यहाँ किसी को और नहीं पनपने देंगे। आप उन प्रभारियों की लिस्ट उठा करके देखो, तो ऐसी कांग्रेस का आप करोगे क्या, काम क्या आएगी? जो 22 के 22 जो प्रभारी लगाए हैं जी, वो आप लिस्ट उठा करके देखो, उनमें ज्यादातर तो ऐसे नेता हैं जो बेचारे जिनका अपने हल्के में भी ढंग का वजूद नहीं है। ठीक बात है। और जो किसी काम की नहीं, काज की, वे जो कोई काम की ही नहीं है, बिल्कुल उस पार्टी का करोगे भी क्या। और फिर अगली बात ये है कि ये प्रभारी लगाए गए हैं, अगर इनमें इतनी ही ताकत होती, इनमें ज्यादातर तो चले हुए नेता हैं, अगर इतनी ही ताकत होती तो ये पहले जिता देते। पहले तो इनमें से बहुत से प्रभारी थे। ये बहुत गजब की बात है, बहुत से प्रभारी पीछे भी थे। बिल्कुल, अगर इनमें ऐसा कैलिबर था, गट्स था, या इनमें जीतने का मादा था, तो फिर उन्होंने रिजल्ट दिया क्यों नहीं। बिल्कुल। और अब उदय भानजी क्या मनमानी कर रहे हैं, जिन नेताओं की लिस्ट आई ना उसमें कोई कुमारी शैलजा के खेमे का कोई आदमी, ठीक है, कोई उसमें न्यूट्रल तक भी नहीं है। तमाम जो हैं वो हुड्डा साहब के खासम खास लोगों को जिम्मेदारियां दे दी। तो कहीं ना, अच्छा, एक दो जो प्रभारी लगाए गए हैं ना, उनसे मेरी भी बात हुई जी। एक से तो बल्कि जिस दिन तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर ओम प्रकाश चौटाला जी की अंत्येष्टि थी, उसी दिन मेरी बात हुई। तो मैंने उनको, वैसे माँ बहुत बहुत बधाई हो, वो माँ विधायक जी आप प्रभारी बने। वो बोले यार क्या का प्रभारी, वो खुद भी जिसको बना के वो ही मजाक उड़ा रहा है। बोले यार कौन पूछता है, जबकि मैं रहा ही नहीं। अच्छा। तो लगाए जाओ प्रभारी। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अब भी, आपकी जो हरकतें पिछले लगातार 10 साल से आपकी चल रही हैं, उनसे अब भी आप बाज नहीं आ रहे। तो एक बात भी, आप पार्टी को एक साथ नहीं जोड़ पा रहे। प्रद्युमन भाई एक चीज बीच में ले लीजिए जी। क्या लगता है कि जिस प्रकार से बाबरिया जी ने इनको झटका दिया है जी, तो प्रभारी जी सुधार की तरफ है? देखो निश्चित रूप से प्रभारी जी सुधार चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने इसको रोक लगाई। ठीक है। अगर वो सुधार ही नहीं चाहते थे तो जैसा ढांचा चलता रहे। एक बड़ी बात मैं बताऊं, जब हुड्डा साहब अपनी मनमानी या उदय भानजी अपनी मनमानी पिछले कई सालों से कर रहे थे जी, तो प्रभारी जी ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। उसका कारण ही ये था, ना वो रोक लगा रहे थे कि कहीं ये सत्ता में ले आए। जब ये सत्ता में नहीं ला सकते तो फिर दबने की भी क्या जरूरत है। अच्छा, फिर तो कम से कम जो पार्टी का संविधान कहता है या जो पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं उसी के हिसाब से चलें। इसमें एक सवाल और पनपता है कि जिस प्रकार से लिस्ट रोकी गई है जी, तो क्या वो अकेले बाबरिया जी के बुत्ते की बात है जी, या फिर कहीं न कहीं पार्टी संगठन भी इसमें सम्मिलित है? देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाबरिया साहब खुद ही इस तरह के फैसले लेते तो वो इससे पहले भी ले सकते थे। अब ये साफ और स्पष्ट हिंट जो ऊपर आला कमान है, जिसमें राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो,
वहां से लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं हम्म, कि हुड्डा साहब को अब कांग्रेस बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रही, ठीक है। क्योंकि वरना पहली बार हरियाणा के इतिहास में ये हुआ है कि विधानसभा चुनाव को हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है होने को है 3 महीने, जी। और विपक्ष का नेता जो कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना है वो कांग्रेस नहीं तय कर पा रही। उसका कारण केवल यही है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जहां तक जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, वो हुड्डा साहब को ये पद नहीं देना चाहता। तो क्या ये चीज हम बिल्कुल मान के चल सकते हैं, जो हुड्डा साहब हाई कमान के चहेते होते थे जी, अब वो चहेते नहीं रहे हैं? क्लियर है? देखो, इस चुनाव परिणाम के बाद, जीती हुई बाजी को हारने के बाद अब वो इतने चहेते नहीं रहे। और चहेते तो छोड़िए, अब तो हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दम पर कुछ भी कर देते थे, अब उनको नेता विपक्ष बनने के लिए भी पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है, और उसके बावजूद नहीं बन पा रहे। जी जी। वरना एक बात बताऊं मैं आपको, पिछले 20 साल में किसी प्रभारी की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि जो लिस्ट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके जो खासम खास प्रदेश अध्यक्ष रहे, पहले फूलचंद मुलाना रहे उनके खासम खास थे, उसके बाद अशोक तंवर भी उनके कुछ समय तक खास रहे जी। अब उदय भान जी उनके खासम खास हैं कि उनकी लिस्ट पर कोई प्रभारी रोक लगा दे, क्योंकि ये वो प्रभारी हैं। दीपक बाबरिया, एक और बड़ी गजब बात बताऊं, इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने जैसे आर.के. धवन थे, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको प्रभारी लगा। पृथ्वीराज चौहान थे, बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, कद कद देखिए आप, उनको प्रभारी लगाया। यहाँ पार्टी ने जो है गुलाम नबी आजाद को प्रभारी लगा, बहुत बड़े मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक बाबरिया तो बहुत उनके मुकाबले बहुत छोटे कद के नेता हैं, उसके बावजूद आप उनकी हिम्मत, संगठन में उनके पास जो पद बड़ा जरूर है, लेकिन जो उनका राजनीतिक जो चुनावी जो समर है वो नहीं है। शायद एक ही चुनाव लड़े वो हार गए। बिल्कुल, वो ना कभी एमएलए रहे, ना कभी एमपी रहे, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री, कुछ नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं वो एक साधारण से, आज भी साधारण दिखते हैं, बिल्कुल साधारण आदमी। उन्होंने जो ये फैसला लिया है, इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की का ही रोल है, उन्हीं के कहने से ये फैसला हुआ है जी। वरना अगर इस तरह का फैसला कोई लेना होता तो बाबरिया साहब पहले भी ले लेते। अभी उन्होंने लिस्ट आने के बाद सोच विचार किया है, डिस्कस हुई, और ये फैसला उन्होंने तब लिया है जब वो अभी भी बीमार है। अच्छा, एक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद एक सवाल और खड़ा होता है जनता के मन में जी, कि जो कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, यानी कि जो हुड्डा विरोधी खेमा जी, लगातार हुड्डा साहब की शिकायतें हाईकमान तक पहुंचाता था जी, परंतु उनका असर होता हुआ दिखाई नहीं देता जी। क्या इस बार हम कहें कि शैलजा जो खेमा है वो कामयाब हुआ? देखो, निश्चित रूप से पिछले जो 20 साल थे उसमें हुड्डा साहब ही सर्वे सर्वा कांग्रेस के रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि लगातार तीसरी हार हो गई है जी, और अब राहुल गांधी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये समझ आ गया होगा कि हुड्डा साहब की अगुवाई में हम चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है। तभी तो वो हुड्डा साहब को अब लिफ्ट नहीं दे रहे। हाँ, पिछला जो अभी ये जो संसद सत्र हुआ है, इसमें उसी सदन में तो कुमारी शैलजा बैठती हैं जी, और उसी सदन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठते हैं। हाँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी 5 बार के सांसद हैं। हाँ। कुमारी शैलजा 6 बार की सांसद होगी, 5 बार लोकसभा की, 1 बार राज्यसभा की, ठीक है। तो उसके बावजूद वो कुमारी शैलजा को ज्यादा लिफ्ट देते हुए दिखाई दी। हमने बहुत से ऐसे फोटो वीडियो देखे हैं जिसमें, और दर्शकों ने भी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जी, जिसमें कुमारी शैलजा बिल्कुल राहुल गांधी के साथ बैठी हुई बगल वाले सीट पर, कांग्रेस की मीटिंगों में, कांग्रेस संसदीय दलों की मीटिंग में, अच्छा, कांग्रेस के एमपीज की मीटिंग में, जबकि राहुल गांधी तो बड़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। चाहे ये जो अंबेडकर जी वाला पूरा जो ये एपिसोड था, अमित शाह जी ने जो बोला था, इस मामले में भी आप देख लीजिए, कुमारी शैलजा बिल्कुल फ्रंट रोल पे थी, ठीक है, और दीपेंद्र हुड्डा काफी पीछे थे। तो कहीं ना कहीं और एक फोटो और बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ है अभी, जिसमें हुड्डा साहब और राहुल गांधी आपस में मिल रहे हैं, मतलब जिसमें हुड्डा साहब राहुल गांधी से मिलने के लिए गए हैं, अच्छा, और वहां वो इस ढंग से उससे जो है अपने जो इंटरेक्शन जो होती हैं, वो अगर दर्शक देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि अब हुड्डा साहब की कांग्रेस आला कमान में जो कभी 100 बटे 100 नंबर होते थे, अब वो 33 से भी नीचे जा चुके हैं। तो क्या ये चीज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर हुड्डा युग समाप्त हो गया है?
देखो, निश्चित रूप से आज के हालात में अच्छा। ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है हम्म, कि हुड्डा साहब का जो दौर कांग्रेस में था, जो उनका एक युग था, वो अब खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस कोई ना कोई नया अल्टरनेट, नया विकल्प क्या होगा, उस पर ही विचार विमर्श कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ महीने अभी हरियाणा को लेकर के कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कोई फैसला नहीं करने वाला। अभी जैसे जो ढर्रा चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव है, तो पूरी जो कांग्रेस की उसकी दिल्ली में ही जो है नजरें रहेंगी। उसके बाद ही हरियाणा में कुछ होगा। इसी बीच एक चीज जरूर हो सकती है, जो अभी नगर निगमों के, जो नगर निकाय के जो चुनाव आने हैं, उसमें पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ती है। अच्छा। या नहीं लड़ती, क्योंकि बीजेपी तो सिंबल पर लड़ेगी, उसने घोषणा कर दी है, वो पहले भी लड़ती आई है। हाँ। और अगर अब सिंबल पर चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा तो ये उनकी एक और मनोवैज्ञानिक हार होगी। और उसके बाद जिस तरह से और राज्यों में जो कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बहुत से राज्यों में, वही हालात हरियाणा में इनकी बन जाएगी। जनता में भी गलत संकेत जाएगा। देखो, निश्चित रूप से गया हुआ जो आदमी चुनाव से हार जीत एक अलग बात है। जब आप राजनीतिक पार्टी आप किस लिए बनाते हैं? राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तो बनाते हैं। सही बोला आप हारे या जीते, ये वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी केवल 2 सीटें थी लोकसभा में। जी बिल्कुल। ये वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी 90 में से 2 सीटें थी हरियाणा में। और आज देखो, पूरे हरियाणा प्रदेश का आज तक का इतिहास बना दिया कि लगातार 3 बार एक पार्टी की सरकार कभी नहीं आई। या तो आ ही नहीं रहे थे, और आए तो ऐसे आए, जाने का नाम नहीं ले रहे, और इतिहास दर्ज कर दिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब आपकी राजनीतिक पार्टी है, मैंने वो दौर भी देखा है, और जहां हम बैठे हैं इसी हिसार में, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के जब चुनाव हुए और उसको प्रत्याशी भी तक भी नहीं मिल रहे थे, तो ये नहीं था कि कोई चुनाव लड़ ले हमारा, ये हालात थी। और जिन लोगों को उन्होंने लड़ाया उनको कोई बहुत कम इक्का दुक्का जो है जीते, और बाकी तो बहुत बुरी तरह से हारे। तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना, अगर आप लड़ोगे नहीं तो हार तो आपकी निश्चित होगी। बिल्कुल सही बात। फिर आपने पार्टी क्यों बना रखी? घर बैठे ही हार गए। फिर तो आप एक एनजीओ बना लो, जरूरत ही नहीं है, या आपका कोई ट्रस्ट बना के चला लो। तो प्रद्युमन भाई, मूल सवाल पर आते हैं जी। तो जिस प्रकार से बाबरिया जी ने हुड्डा साहब को पटकनी दी है जी, और हुड्डा साहब राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। ये वो हुड्डा साहब हैं जिसने हरियाणा के बहुत बड़ों को पटकनी दी है। बिल्कुल, चौधरी भजनलाल जी की पीएचडी पाड़ दी, बिल्कुल। और ओम प्रकाश चौटाला जी जो लौह पुरुष हैं, बिल्कुल, उनको भी पटकनी दी और वो जेल के अंदर समय बिताकर आए। बिल्कुल। तो क्या हम ये माने जी कि जो ये पटकनी मिली, एक तो ये हाईकमान के संकेत पर दी है जी, और जो बाबरिया जी बार बार इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे थे, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, तो क्या बाबरिया जी को पूरी हरी झंडी दे दी है कि ना आपसे इस्तीफा लेंगे और जो आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए हरियाणा में? देखो, निश्चित रूप से बाबरिया साहब को पूरी फुल फ्लैश पावर दे दी गई है। उन्होंने दिल्ली से भी इस्तीफा दिया था, वो दिल्ली और हरियाणा 2 राज्यों के प्रभारी थे। हाँ, दो राज्यों और दिल्ली से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, ठीक है। जबकि हरियाणा से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि पार्टी के आला कमान को ये पता है कि बाबरिया साहब तो सही हैं, मेहनती हैं, ये पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ कहीं और है। और जहां गड़बड़ है, अब उनका जो है पार्टी ने धीरे धीरे जो है ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब गोली देने से काम नहीं चलेगा। ऑपरेशन की प्रक्रिया अब उन्होंने शुरू कर दी है, जिसमें पहला जो है अभियान में पहला जो कदम है वो यही इन्होंने रखा कि जिनको प्रभारी बनाया गया उस लिस्ट को उन्होंने रोक दिया तुरंत प्रभाव से। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि कांग्रेस के अंदर अब हुड्डा युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो लोग इस अपने दिल में या अपने दिमाग में वहम पाले बैठे थे, अगर कांग्रेस में जिंदा रहना है, कांग्रेस से चुनाव लड़ना, टिकट लेनी है, तो हुड्डा साहब की हाजिरी बजाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, एक बार आप भी सोच लीजिए आप किसकी हाजिरी बजा रहे हैं, क्योंकि संकेत इस प्रकार से मिल रहे हैं कि अब हरियाणा में हुड्डा युग का अंत हो गया है। आप क्या सोचते हैं? एक बात मैं और दर्शकों को साथ में बताऊं जी, कि ये वो कांग्रेस है जिसमें एक नेता का बहुत लंबे समय तक दौर नहीं चलता है। हाँ,
यहाँ एक वो समय था जब पंडित भगवत दयाल शर्मा का एक समय था, सही बोले। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह का एक समय था, उसके बाद यहाँ चौधरी बंसीलाल का एक दौर आया, चौधरी भजनलाल जी का एक दौर आया जी। अब हुड्डा साहब का दौर था और वो समय अब जा चुका। अब नया किस नेता का दौर आएगा वो आगे समय बताएगा। समय बलवान है और समय के हिसाब से जो इनका एक दौर था उसका पीक आ चुका है। साथियों, आप भी मुगालते में मत रहिएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अगर सही हाथों में सौंपा जाए तो हरियाणा में वो सही हाथ कौन से हैं, आप बताइएगा हमें। और वीडियो को साथियों ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें साथियों। और फिर मिलेंगे हम किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए साथियों राम राम।